बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ा और अहम मसला जो आवाम को दरपेश है वो है बढ़ती महंगाई। हर गुजरते दिन के साथ जो अवामी मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बिजली के बिलों ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। वजीर आजम निगरान वजीर आजम हैं कि इजलास पर इजलास बुलाए जा रहे हैं कि क्विक एक्शन लेंगे बिजली के बिलों के खिलाफ, लेकिन अभी तक हमने देखा कि इसका कोई नतीजा हमें निकलता हुआ नजर नहीं आया। दूसरी जानिब आज की जो सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट थी वो ये थी कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने जो 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जो सजा थी उसे मुअत्तल करके चेयरमैन पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया, जो कि बहुत सारे लोग, ये कुछ लीगल एक्सपर्ट ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि आज उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि सजा मुअत्तली के फौरन बाद ही चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया, एक और केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 30 अगस्त को उन्हें जुडिशियल रिमांड पर 30 अगस्त तक उनको भेज दिया जेल। अब सवाल ये है कि इस फैसले के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जा रहा है कि निज़ाम अदल का ये किरदार तारीख स्याहबाब में लिखा जाएगा। लाडले को बचाने के लिए सब कुछ किया गया। चीफ जस्टिस पर इस हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है और ज़ाहिर ये हमारी सियासी जमातों के अलमिया भी है कि जब फैसले हक में आते हैं तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है और जब फैसले खिलाफ आते हैं तो फिर अदालतों पर तनकीद शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा लीगल एक्सपर्ट्स को हम सुन रहे थे सुबह से, वो ये कह रहे हैं कि ओवरऑल होता ये है कि जो मिनिमम सेंटेंस जो कि 3 साल की थी, इसके जो ओवरऑल फैसला था, तो 3 साल जहां पर सेंटेंस हो वहां पर जनरली कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट कर देती हैं। तो ये कोई इतना अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, या कोई इस तरह से नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा रिलीफ उन्हें दिया। और वैसे भी जमानत पर रिहाई मिली है चेयरमैन पीटीआई को, और भी बहुत सारे केसेस हैं। और एक केस में ज़ाहिर है उनको अगर बेल मिलती है या जमानत मिलती है तो किसी दूसरे केस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और यही हम देख भी रहे हैं। बहरहाल कुछ लीगल एक्सपर्ट्स को आज हमने जो है वो दावत दी है, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि वो ओवरऑल इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्या इमरान खान के लिए ये कोई रिलीफ था तोशाखाना केस में, व्हाट नेक्स्ट फ्यूचर क्या होगा, और ओवरऑल जो उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं वो उनके लिए कितना मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं। बहरहाल सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार काउंसिल कासिम इमाम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एडवोकेट शमीम उर रहमान साहब, आप माहिर कानून हैं, उनसे ज़रा लीगल ओपिनियन लेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं और आगे उनके लिए चेयरमैन पीटीआई के लिए मुश्किलात क्या होंगी। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार काउंसिल, आप माहिर कानून भी हैं, कासिम इमाम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सजा ज़ाहिर मुअत्तल कर दी, जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया, लेकिन चेयरमैन पीटीआई को फिर साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ाहिर है सबसे पहले तो सर ये जो तोशाखाना केस में उन्हें रिहाई मिली है, ये किस ग्राउंड पर मिली? आपको लगता है कि ये शॉर्ट सेंटेंस जब हो तो बेल मिली जाती है और ऐसा ये कोई अनप्रेसिडेंटेड नहीं है? असल में ये कोई ऐसी कोई अनोखा फैसला नहीं है जो कि पहली दफा हुआ हो। एक तो ये है कि जितने भी वो केसेस होते हैं कि जो प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर फाइल होते हैं, यानी कि जिसमें आपने इस्तगासा फाइल करना होता है और एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, वो जो केसेस होते हैं वो कंपैरेटिवली ऑन लेसर ग्राउंड होते हैं, क्योंकि उनमें कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल और एक डिस्कशन है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो लेसर पनिशमेंट है या शॉर्ट पनिशमेंट है, ये बजाते खुद एक इनहेरेंट या वेस्टेड ग्राउंड होता है किसी भी एक्यूज के लिए या कन्विक्ट के लिए कि जब वो अपील में जाता है तो वो अपनी वो जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड करवाए टिल द फाइनल कंक्लूजन और जजमेंट ऑफ द अपील। तीसरा ये है कि बजाते खुद इस जजमेंट के अंदर भी बादियों नजर में प्राइमा फेशाई कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट थे। फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट ने जो है वो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर कि आया ये कंप्लेंट जो है ये चल भी सकती है, प्रोसीडेबल भी है कि नहीं है,
कोई 10 क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम करके ट्रायल कोर्ट को भिजवाए थे कि आप इनके ऊपर डिसीजन करें इलेबोरेटिव किस्म का। तो वो जो जजमेंट उस पे पास करना था डिसीजन, उसको पास बाय किया गया, बाईपास हुआ इस तरह के वो सिर्फ उसमें 2 लाइनें लिखी गई कि आज वो पेश नहीं हुए एक तरफ से। दूसरा फिर एप्लीकेशन आई थी कि डिफेंस जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड की जाए, उसको अलाउ नहीं किया गया डिफेंस एविडेंस को। माइट भी वो एविडेंस इररेलेवेंट होगी, लेकिन वो जब तक सामने नहीं आएगी कैसे पता चलेगा कि वो इररेलेवेंट है। उसके बाद फिर जो वो पॉइंट्स थे कि जो मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट्स थे, लिमिटेशंस, वो सारा चले वो सेपरेट एप्लीकेशन में अगर डिसाइड नहीं किए गए तो हमेशा ये एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो सारे नुकात जो उठाए गए हैं ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स वो फाइनल जजमेंट के अंदर एक ही दफा उनको जो है वो डिसाइड किया जाएगा और उनके ऊपर जो है वो लिखा जाएगा, रीजंस दी जाएंगी। लेकिन जजमेंट इन पॉइंट्स के ऊपर भी साइलेंट है। वीक केस है इनके एंड पर, या आपको लगता है ये वैसे ही बरकरार रहेगा, बस जमानत पर उनको रिहाई मिली है जो ग्राउंड्स आपने बताए, अदरवाइज 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की जो सजा सुनाई थी इलेक्शन कमीशन से जो नाअहली थी, वो सब चीजें बरकरार रहेंगी? असल में इलेक्शन कमीशन जो इन दी एंड जब अपील का फैसला होगा तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक वीक जजमेंट है। ये ऐसी जजमेंट नहीं है कि जो इस तरह के सेलिब्रेटेड केस के अंदर पास की जाती। मतलब इसमें अगर बाकी बहुत सारे तकाजे पूरे करके इसको एक एग्जॉस्टिव जजमेंट के तौर पर लिया जाए तो ये वो स्टैंडर्ड से मीट नहीं करती कि जैसी एक जजमेंट होनी चाहिए। तो दूसरा सर ये बताएं कि ज़रा जिस तरह से आपने भी अभी बात की कि जब शॉर्ट सेंटेंस हो तो बेल मिल जाती है और ज़ाहिर है ये कोई अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, बहुत सारे केसेस में ऐसे ही होता है। तो अदालत के पास आपको लगता है कि सज़ा मुअत्तल करने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद था? क्योंकि ज़ाहिर इस फैसले पर बड़ी तनकीद हो रही है दूसरी जो सियासी जमातें उनकी जानिब से, यहाँ तक कहा जा रहा है कि निज़ाम अदल का ये किरदार है जो तारीख के स्याह बाग में लिखा जाएगा। और आपको लगता है कोई दूसरा ऑप्शन था अदालत के पास सज़ा मुअत्तली के अलावा? मेरा ये ख्याल है कि कोई भी फैसला जितने भी पॉलिटिकल केसेस होते हैं या जो हाई फाई किस्म का एक जिसमें स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, वो कोई भी फैसला जब किया जाता है तो उसको तनकीदी नजर से एक फरीक जरूर देखता है। तो जुडिशियल एक साइड के ऊपर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस में एक जो है वो मैगजिम बोला जाता है कि Let justice be done even heavens fall। तो वो जो तनकीद है या वो सारी चीज है उसको कीपिंग दैट असाइड देखना ये है कि जो मुकदमा था वो बजाते खुद आया ये जो इंटरलोक्यूटरी एक ऑर्डर था या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस थी, इनके जो फंडामेंटल ग्राउंड्स थे इन पे पूरा उतरता था या नहीं उतरता था। तो मेरे ख्याल में अभी तफसीली जजमेंट वो मुकदमा जो है उसमें ये रिलीफ मिलना था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं फोर्स ही कर रहा था कि ये रिलीफ मिलेगा। वो इसमें मौजूद है या नहीं है और वो सारी चीजें देखेगी, लेकिन फिलहाल जो है वो सेक्शन 426 डील इस चीज को करता है कि जहां आपकी सेंटेंस जो है वो जजमेंट में ऐसे नुकाइस हों कि जो बेल के लिए वो केस बनता हो तो फिर उसको सस्पेंड करके तो रिलीज किया जाए जो एक्यूज्ड है। ठीक है, अब सजा मुअत्तल तो हुई लेकिन कहा जाता था कि शायद रिहाई हो जाए। अब जो हमें पीटीआई को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया है, ये कितनी मुश्किलात पैदा कर सकता है खान साहब के लिए? आपको लगता है कि यहाँ पर भी ऐसी मुश्किलात हैं या आपको लगता है यहाँ पर भी बेल मिलेगी अगर आके केस चलता है? कितना मुश्किलात में गिर गए कानूनी तौर पर? असल में साइफर का जो मैटर है या जो इशू है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि जब वो केस जो है वो इन्वेस्टिगेट होगा तो उसमें जो कनेक्टिविटी है विद द कमीशन ऑफ द रेलेवेंट ऑफेंस वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बनिस्बत ये जो बाकी जितने भी केसेस थे उसके। और दूसरी बात ये है कि साइफर के अलावा भी एज फार एज माई इंफॉर्मेशन इज कंसर्न सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन कि बहुत सारे जो है वो केसेस हैं जिसके अंदर जो है वो उन्हें अबैटमेंट में 21 जो है वो BA में रख के तो उनको जो है वो अरेस्ट की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो बाकी जो है वो आप ये कह रहे हैं कि मुश्किलात उनके लिए आगे बहुत ज्यादा हैं कानूनी हवाले से,
सियासी हवाले से तो ऑफ कोर्स हैं, बट कानूनी महाज पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं आगे उनके लिए। जी ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार काउंसिल और माहिर कानून कासिम इमाम साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। और ओवरऑल आज जो पूरा दिन सिचुएशन रही चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, आज हमने देखा कि तोशा खाना केस में, जो कि काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड भी था कि आज उन्हें ज़मानत पर रिहा कर लिया जाएगा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जिसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। और मुअत्तल करने के बाद फिर हमने देखा कि चेयरमैन पीटीआई को एक और केस, जो साइफर केस था, उसमें गिरफ्तार किया। 30 अगस्त तक उन्हें जुडिशल रिमांड पर जो है वो भेज दिया गया है। कानूनी मुश्किलात उनके लिए बढ़ रही हैं। बहरहाल सियासी इम्पैक्ट इसके क्या होंगे, इस पर भी बात करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एडवोकेट शमीमुर रहमान साहब ने। आप माहिर कानून भी हैं, सियासत पर भी बड़ी गहरी नजर है आपकी। एडवोकेट शमीमुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, लीगल इम्पैक्ट तो ज़ाहिर है ही, ये जो आज फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल हो गई, ज़मानत पर उन्हें रिहाई का हुक्म दे दिया गया। लेकिन फिर हमने देखा एक और केस था, साइफर केस, उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको लगता है कि ये मुश्किलात अब थमने वाली नहीं है? ज़ाहिर कानूनी चैलेंजेस भी इनके लिए बहुत ज़्यादा हैं और सियासी महाज पर भी मुश्किलात हैं। जी, मैं ये समझता हूँ जो इनकी लीगल टीम है, उन्होंने उनको प्रॉपरली, मेरा ख्याल है, कोई एडवाइस नहीं मिली शुरू से ही। होना तो यही चाहिए था कि शुरू में जो है ये अपनी अरेस्ट शुरू में दे देते और उसके बाद पोस्टलेस बेल्स हो जाती। अब तक कुछ लोगों, कुछ केसेस में क्विटल हो जाती, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने प्री अरेस्ट बेल्स करवाई तमाम केसेस में। अब वो प्री अरेस्ट बेल टेक्निकली आपकी इन्फ्रक्चरस हो जाती है जब आप किसी केस में गिरफ्तार हो जाते हैं। अब वो सारी बेल्स जब इन्फ्रक्चरस हो गई और उनके वहां से वारंट हो गए और ये इनकी अरेस्ट जो है वो बाकी केसेस में पता नहीं किस किस में उन्होंने डाल ली है। तो लिहाजा इनका जो यहाँ से सस्पेंशन का ऑर्डर है, मुझे लगता है उसकी एक अचीवमेंट तो है, एक ऑर्डर हो गया और इन केसेस में आमतौर पे हो भी जाता है इतनी पनिशमेंट में, लेकिन वो शायद इनकॉन्सिक्वेंशियल इसलिए होगा बिकॉज अदर बहुत सारे केसेस हैं जिनके अंदर अरेस्ट वो आप देखिए किस तरह डालते हैं और किस तरह करते हैं। लेकिन आमतौर पे जब ज्यादा केसेस हो तो वैसे कुछ जिस तरह ब्लैंकेट एक ऑर्डर हुआ करता था पहले भी, लेकिन पता नहीं अब इन्होंने जुडिशरी को इतना ज्यादा बैकफुट पे कर दिया, प्री अरेस्ट बेल ले लेके और एक्सटेंड करवा के कि इनको पता नहीं कोई रिलीफ मिलता है उस तरह का या नहीं जिसकी इनको जरूरत है। वरना तो इतनी ज्यादा तादाद है केसेस की, तो ये तो फिर मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होगा उनका रिलीज होना कोर्ट से। तो आप ये कह रहे हैं कि केसेस इतने ज्यादा, शायद 100 से ज्यादा अब तक तो केसेस बन चुके हैं, तो इसी तरह से होगा, एक में बेल मिलती है, दूसरे में गिरफ्तारी, दूसरे में बेल मिलती है और फिर अगले में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर फर्ज कीजिए इनको कोई ऐसा ऑर्डर मिल जाए जिसमें कोर्ट कहे कि ये फला केस में ये इतने केसेस में कुछ मामले तफ्तीश किया जाए, बिकॉज केसेस बहुत वीक हैं, बेशुमार केसेस ऐसे हैं जिन पे बेल इनको एज ए मैटर ऑफ राइट मिल जानी थी। अगर ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी की लीगल टीम अपनाती तो अब तक ये बिल्कुल मसला भी ना होता, लेकिन ये चूंकि तमाम केसेस में सिर्फ प्री अरेस्ट ही लेते रहे, उसको एक्सटेंड करवाते रहे, वो अब सारी जो है वो खारिज हो गई है। अब देखिए, मेरा ख्याल है कि जेल से बाहर आना मुझे मुश्किल लग रहा है। सही। अच्छा, एडवोकेट शमीमुर रहमान साहब, अभी जिस तरह से आपने भी बात की, इससे पहले भी कुछ लीगल एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि मिनिमम सेंटेंस चूँकि 3 साल है तो 3 साल के अंदर जनरली कोर्ट्स जो हैं वो बेल ग्रांट कर देती हैं और ये बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है। तो सर, आपको क्या लगता है, अभी जिस अंदाज में तनकीद भी शुरू हो गई है मुखालिफ जमातों की जानिब से, जो कि कहते हैं कि निज़ाम अदल का ये किरदार तारीख स्याह बाब में लिखा जाएगा, लाडले को बचाने के लिए चीफ जस्टिस साहब पर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो खुद मॉनिटरिंग जज बन गए और बड़ा इस पर अदालतों पर भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो सर, आज जिन ग्राउंड पर ये बेल हुई है, आपको लगता है कि अदालत के पास सजा मुअत्तल करने के अलावा भी यहाँ पर कोई ऑप्शन था?
देखिए, जिन केसेस में 3 साल सजा होती है उनमें इससे जल्दी बेल हो जाती है, आमतौर पे जल्दी सस्पेंड हो जाता है ऑर्डर। लेकिन अगर आप देखेंगे जहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, जिस तरह की जब नून के कुछ लोग, मरियम का मैटर था या इमरान का मैटर है, तो इसके अंदर बल्कि ये मैं समझता हूँ कि आम केसेस से ज्यादा लेट हुआ है बेल सस्पेंड होना ऑर्डर। ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब सिर्फ प्रॉब्लम ये है चूंकि ये जब व्हेन यू आर इन पॉलिटिक्स, तो जो मुखालिफिन है वो जाहिर है उस पर फिर जो भी कोई सिचुएशन बनती है उसके ऊपर वो अपने माइलेज की कोशिश करते हैं और वो हो रही है। अदरवाइज ये कोई कोर्ट ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं दिया, बल्कि मैं समझता हूँ कि कोर्ट वो जल्दी रिलीफ देती अगर कोई आम केस होता तो। अच्छा सर, ये बता दें कि अब साइफर केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और 30 अगस्त तक उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बल्कि CBI वाले ये कहते हैं कि ये तो तोशाखाना केस इस तरह हो रहा है, जिस केस में भी कोई चीज़ जान नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो इनका एक क्लियर स्टांस है कि चेयरमैन PTI कह रहे हैं कि 9 मई के जो वाक़यात थे उस वक्त तो वो खुद जेल में मौजूद थे, वो कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकते थे, ना उनके पास फ़ोन की फैसिलिटी है। तो आपको लगता है कि ये एक मजबूत केस होगा या आपको लगता है कि यहाँ पर भी सूरत हाल उनको बेल मिल जाएगी? आपको लगता है मुश्किलात नहीं है इस केस में? देखिए, मुझे जो इसमें होप नजर आ रही है वो ये है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसके अंदर जब FIR होती है तो आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं जाके मुलजिम को, जबकि आपने देखा ये आपके सामने ही है, हमारे अपने कुछ लोग वहाँ पे UK बैठे हुए हैं और उनके केसेस जब होते हैं तो वो एक श्योरिटी लेते हैं और उसके बाद कहते हैं जी जब ट्रायल होगा आपको बुला लेंगे। ये सिस्टम का ये शायद ये एक्सपोज हो रहा है वो क्रिमिनल सिस्टम जिसमें अरेस्ट का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है और पुलिस के पास बेपनाह इख्तियारात हैं और आम आदमी को भी इस तरह ही वो एक FIR गलत देते हैं और अरेस्ट करते हैं। 10 साल बाद वो बेचारा बरी होता है, 4 साल उसने अंदर रहे होते हैं, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट स्टेट उसे पूछती नहीं है, ना उसको ना उसके घर वालों को। तो मुझे लगता है शायद ये सिस्टम एक्सपोज हो रहा है इसमें और शायद इससे अल्टीमेटली को बेहतरी नजर आए। और ये वरना पॉलिटिकल पार्टीज तो आपस में देखें आप जो कुछ करते हैं ये तो शर्म का बायस है हमारे लिए भी। जिसको इक़्तिदार मिल जाता है वो दूसरे का इसी तरह इस्तेहसाल करता है और उसी तरह उसी कानून को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है और जो भी पॉलिटिकल पार्टी एक कानून बनाती है अल्टीमेटली उसके अपने खिलाफ इस्तेमाल हो रहा होता है और ये जो नॉन इश्यूज हैं वो इश्यूज बन जाते हैं और जो इस वक्त असल में इश्यूज हैं लोगों के, जो पेट्रोल की है जो कीमत है, जो अदरवाइज जिंदगी मुश्किल हुई भी है, वो बिल्कुल नॉन इश्यूज बने हुए हैं। तो ये मेरा ख्याल है हमारे लिए ये एक कोई शर्मनाक सी बात है, कोई अच्छी बात नहीं है जो कुछ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये बता दें कि एक ज़ाहिर कलमियत है या जिस तरह से कहें कि ये अदालतें भी डिवाइड हमें नजर आ रही हैं, ज़ाहिर है फिर मुखालिफिन को मौका मिलता है अदालतों पर चढ़ दौड़ने का या तनकीद करने का, लेकिन यूजुअली हमने देखा भी है कि इक़्तिदार में जो लोग होते हैं वो अब धड़ाधड़ उनकी केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, उनकी नाहलियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, जो इक़्तिदार से जाते हैं तो फिर अदालतें भी उनके खिलाफ फैसले देती हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पर भी बड़े सवालात अब उठाए जा रहे हैं और बड़ा खुलकर बात भी हो रही है, तो ये निज़ाम अदालती निज़ाम के अंदर से जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं इस पर भी सोचना होगा अभी अदालत को। देखिए, ये जो अदालती निज़ाम पर क्वेश्चन है ये हमेशा से रहे हैं। कोई हमारी अदालती तारीख इतनी कोई बड़ी कोई इतनी अच्छी तारीख नहीं है जिसका हम हवाला दे सकें और कभी भी अदालतों ने वो फैसले नहीं किए जो असल में फैसले होने चाहिए और मुख्तलिफ प्रेशर्स के जरिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर फैसले दिए गए हैं और वो हमारे सामने है, मुझे और आप सबको पता है, आमतौर पे हम डिस्कस भी करते हैं और इसलिए मैं नहीं समझता ये कोई नई बात है। अदलिया ने कभी भी उन केसेस में जहाँ प्रेशर्स हैं, जहाँ पे इन्फ्लुएंशियल्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे अदलिया ने कभी भी कोई मिसाली किरदार इनका नहीं रहा और कोई ये इनके लिए फख्र की बात नहीं है ये जिस तरह जुडिशियल सिस्टम को चला रहे हैं जो कि एक्चुअली कोलैप्स हो चुका है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा इस वक्त निज़ाम इंसाफ है ये मुकम्मल एक ओवरऑल भी नहीं, रादर इसको कोई नए एक शक्ल देने की जरूरत है और बहुत ही ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शमीम रहमान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफ़िज़।